चलो अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक कंपैरिजन है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बीच में। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें क्या देखा कि बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये 90% 95% तो एप्लीकेबल है। अभी तक अपन ने इतने पॉइंट्स देखे उन सभी में ये चीज़ मेंशन की थी कि जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मगर सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको एक और पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर एलिमिनेशन होगा और कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो रिएक्शन में भी ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत काम का है और इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनते हैं, रिएक्शन में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो बेसिसिटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्टेड नहीं होती है। अगर किसी एनायन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो वो बेसिसिटी पे अफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। कैसे नहीं डालता स्टेरिक हिंड्रेंस? क्योंकि बेसिसिटी H+ गेन करने की टेंडेंसी होती है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल को साइड के कार्बन से H को निकालना है, वो बेसिसिटी है। तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी रोल नहीं होता है। मगर न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करना होता है जो कि क्राउडेड बल्की ग्रुप्स के साथ में बॉन्डेड होता है। तो उस अटैक में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो अपन उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया है। ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है, ये भी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है। यहां पर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है मेथॉक्सी आयन, ठीक है। ये जो मेथॉक्सी आयन है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। क्यों ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। क्योंकि ये H+ गेन भी कर सकता है इसलिए बेसिक भी है, और चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी कर सकता है इसलिए न्यूक्लियोफाइल भी है। ये दोनों है। मगर इसका बिहेवियर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, बेसिक कि न्यूक्लियोफिलिक, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये उसके स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड करते हैं। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ये कार्बन पे। ये जो बल्की ग्रुप्स हैं इनके बीच में से जाके ये अटैक कर सकता है इस कार्बन पे। तो इस समय अटैक करके इसने Br को रिप्लेस कर दिया, तो इसका प्रोडक्ट ईथर बना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये ईथर की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। मगर इसकी जगह पर हमने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लिया। ये भी बेसिक नेचर का भी है, न्यूक्लियोफिलिक भी है। अब ये करेगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कि बेसिक नेचर शो करेगा? तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने इस कार्बन पे जाएगा तो यहां पर जो अवेलेबल 3 बल्की ग्रुप्स हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये यहां पर इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। मगर चूंकि ये जो साइड वाला कार्बन है इसके हाइड्रोजन को निकालने के लिए इसको कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर रुकावट नहीं बन रहा है, एक प्रकार से अपन ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो है ये इस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये Br निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, ये दोनों रिएक्शन जो है आपके सामने लिखी है, ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, और ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिहाइड्रोहेलोजेनेशन की। ये एलिमिनेशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कहाँ एलिमिनेशन होगा, कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, उससे प्रोडक्ट भी देखो आप अलग अलग बन रहे हैं। यहाँ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पर ईथर मेजर प्रोडक्ट है। ये भी हमको प्रेडिक्ट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है नीट में, जेई में, तो इसको आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड पूरी स्टडी करी है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड वो अपन ने पूरे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आएंगे, SN2
और SN1 मैकेनिज्म जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड पूरे बेसिक कंसेप्ट जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।